आभूषण, आभूषण होती, ऑर्नामेंट्स इंडस्ट्री। आभूषण बहुत ही परिष्कृत, बहुत ही ऐसे डिजाइन के आभूषण हमें मिले हैं हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, डिफरेंट साइड से, कान में पहनने वाला, गले में पहनने वाला, कमर में पहनने वाला, है ना, जो बाला होता है वो, है ना, नाक में पहनने वाला, ये काफी हमें आभूषण के प्रमाण मिले हैं। और उसकी डिजाइन इतनी खूबसूरत थी कि आज भी उसकी प्रशंसा होती है। तो आभूषण उद्योग एक इम्पॉर्टेंट उद्योग था, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब हम लोग जानेंगे आभूषण उद्योग से ही रिलेटेड है बीड इंडस्ट्री, जिसको हिंदी में मनका उद्योग कर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी। मनका कहते थे कि कोई भी मेटल है या मिट्टी है या कीमती पत्थर है, उसमें घोड़े का बाल लगा के उस पर लेप लगाया जाता था, देन उसे आग पर पकाया जाता था, और जब पकाने के दौरान वो बाल जल जाता था फिर उसमें सुराख हो जाती थी, और छोटे छोटे मोती के दाने, ऐसे दाने निकलते थे, उसमें धागा पिरो कर आभूषण वगैरह बनाए जाते थे, जिसको मनका कहा। और मनका उद्योग का प्रमाण हमें मिला है लोथल से, लोथल जो गुजरात में है, और चनहुद्रो से जो कि सिंध में है। तो बीड इंडस्ट्री, मनका उद्योग एक इंपॉर्टेंट उद्योग था। इसके अलावा आइवोरी इंडस्ट्री, आइवोरी मतलब हाथी दांत उद्योग। हाथी दांत से कई सामान बनाए गए, हाथी दांत से कई सामान बनाए जाते थे, चूड़ियां बनता था, गहने बनते थे, सजावट के सामान बनते थे। ये बहुत ही डेवलप्ड इंडस्ट्री था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई उद्योग के प्रमाण, और खासकर जो पत्थर के उद्योग, स्टोन इंडस्ट्री, मैंने पहले ही बताया था कि सबसे अधिक इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टोन टूल्स का यूज किया जाता था, सबसे अधिक स्टोन टूल्स का यूज होता था। और स्टोन से कई तरह के उपकरण बनाए जाते थे, और पत्थर से उपकरण बनाने के कारखाने हमें मिले हैं सिंध में, सुक्कुर से, रोहरी से और लीवान से हमें स्टोन इंडस्ट्री के प्रमाण मिलते हैं, ये तीन जगहों से, है ना। शिल्प भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इस युग में मूर्ति कला, मूर्ति कला जो थी ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। मूर्ति कला बहुत ही डेवलप्ड अवस्था में था। अगर हम मूर्ति कला की बात करें तो मूर्ति कला स्कल्पचर जो बनता था आर्ट में, वो तीन तरह का बनता था। एक तो क्ले का, मतलब जिसको टेरिकोटा फिगर का, टेरिकोटा फिगर मतलब मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। दूसरा स्टोन स्कल्पचर, पत्थर की मूर्ति। और तीसरा धातु की मूर्ति, मतलब मेटल का जो स्कल्पचर बनता था, है ना। तो मूर्तियां भी तीन तरह की बनाई जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जैसे मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी से खिलौने वगैरह, बर्तन वगैरह, ये सब भी बनाए जाते थे, छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते थे, ये सांचे में बनाए जाते थे, हाथ से बनाए जाते थे मिट्टी के खिलौने। हाँ, अगर ये कहा जाए आप लोगों से कि सबसे अधिक मिट्टी की जो मूर्ति मिली है वो भी कुंवर वाले सांड की मिली, कुंवर वाला सांड। स्टोन स्कल्पचर जो मिला है ना, वो खंडित अवस्था में टूटा फूटा मिला है ना। हड़प्पा से हमें मिला है रेड सैंड स्टोन की मूर्ति मिली है हड़प्पा से, जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, मानव शरीर के अंदर का जो अंग है उसके बारे में, शारीरिक विज्ञान के बारे में हमें पता लगता है। तो प्रस्तर मूर्ति कला में थोड़ा सा पिछड़े हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, है ना। धातु मूर्ति कला काफी विकसित थी। ये धातु की जो मैंने बताया कि 5 धातुओं का ज्ञान था, सोना, चांदी, तांबा, टिन और सीसा का ज्ञान इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को था। ये लोग धातुओं को गलाने का जो कला है उससे भी परिचित, है ना। और हमें जो सबसे प्रसिद्ध है वो है डांसर, नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की बनी। ये नर्तकी की जो मूर्ति है वो कांसे से बनी हुई थी है, और ये मिला है हमको 2 जगह से, मोहनजोदड़ो से और चनहुद्रो से। हमें नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांसे की बनी हुई थी। इसमें जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है ना, वो विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है ना। ये मूर्ति कांसे की बनी हुई थी और इम्प्यूडेंट पोस्चर में थी, थोड़ी कामुक मुद्रा में थी, और इस बॉडी पर कोई वस्त्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गहना है ना। इसलिए कुछ इतिहासकार इन मूर्तियों को देखकर यह अनुमान लगाया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में देवदासी प्रथा होगी, जबकि इस बात को अभी तक मान्यता नहीं दी गई, है ना। तो ये जो 2 मूर्तियां हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो धातु की मूर्तियां होती थी ना, वो सांचे में बनाई जाती थी, और 2 प्रोसेस होते थे इसके। जो धातु मूर्ति कला है उसके 2 प्रोसेस हैं। पहला भ्रष्ट मोम विधि, भ्रष्ट मोम विधि,
लॉस्ट वैक्स टेक्निक, और दूसरी विधि है मोम साचा विधि। पहला भ्रष्ट मोम विधि और दूसरा मोम साचा विधि, वैक्स मोल्डिंग टेक्निक। ये काफी एग्जामिनेशन में यह प्रश्न पूछा गया है कि धातु से मूर्तियां बनाने की कौन सी टेक्निक प्रचलन में थी। ये था भ्रष्ट मोम विधि, जिसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं। दूसरा है मोम साचा विधि, जिसे वैक्स मोल्डिंग टेक्निक कहते हैं। इन दो विधियों से जो थी धातु को गलाया जाता था और उसकी मूर्तियां बनाई जाती थी। तो अब आप लोग परिचित हो गए शिल्प से भी, इंडस्ट्रीज से भी। अब हम लोग नॉट बट नॉट लीस्ट हम लोग जानेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसके ट्रेड एंड कॉमर्स का भी है, वाणिज्य और व्यापार का। यह एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी, एक नगरीय अर्थव्यवस्था थी, है ना। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ट्रेड एंड कॉमर्स का है, जिसने अर्थव्यवस्था को त्वरित किया, एक्सेलरेट किया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ही विकसित व्यापार का, आंतरिक व्यापार भी, अंतर्देशीय व्यापार भी और बाह्य व्यापार का भी संकेत हमें इस सभ्यता से मिलता है। जलीय माध्यम से भी नॉर्मली जो बंजारे होते थे वही ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, एक जगह से सामान दूसरे जगह पे ले जाने का काम। इसके अलावा कई पोर्ट्स थे, जैसे लोथल का बंदरगाह है ना, बलूचिस्तान के बंदरगाह है जैसे डाबरकोट, बालाकोट और सुतकागेंडोर। ये सब इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं। बरसात के दिनों की अगर हम बात करें तो बरसात के दिनों में जो जहाज होते थे ना, वो बलूचिस्तान के बंदरगाहों से ही खुलते थे। तो पोर्ट्स का भी एक इंपॉर्टेंट योगदान है वाणिज्य और व्यापार में, ठीक है। और ये जो वाणिज्य और व्यापार था बहुत ही विकसित अवस्था में था, और मध्य एशियाई देशों के साथ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का मध्य एशियाई देशों के साथ, सेंट्रल एशिया देशों के साथ, खासकर मध्य एशिया के साथ एक घनिष्ठ व्यापारिक संबंध का प्रमाण हमें मिलता है, मध्य एशियाई देशों के साथ। और जैसे आपका मेसोपोटामिया है, जिसको अभी हम लोग इराक कहते हैं, मेसोपोटामिया, फारस, अफगानिस्तान, बहरीन, बदख्शां, मिस्र, फैलका, ये सब इंपॉर्टेंट जगह है जहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। ऐसे कई प्रमाण हमें मिले हैं। हमें मेसोपोटामिया के, अगर मेसोपोटामिया की बात करें तो यहाँ के सूसा, उर, निप्पुर, अगर हम उसके अलावा बहरीन से, फारस से, तेल अस्मार से हमें हड़प्पाई सामग्रियां, हड़प्पा सभ्यता के सील या मुहर प्राप्त हुए हैं, जिससे पता लगता है कि इन लोगों के बीच एक ट्रेड रिलेशन निश्चित रूप से था, है ना, व्यापार होता था इन जगहों के बीच में। हमें भारत में भी मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर मिली है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा फारस की गोलाकार मुहरें जो है वो हमें कालीबंगा से, लोथल से प्राप्त हुई, है ना। ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं। लोथल से हमें मम्मी का प्रमाण मिला। मम्मी जैसे मिस्र में डेड बॉडी में लेप लगाकर उसे कॉटन से के कपड़े से बांधकर उसको प्रिजर्व रखा जाता है, इसको मम्मी कहते हैं। तो मम्मी का प्रमाण हमें मिला है लोथल से। हाँ, इसके अलावे हमें कई तरह के ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताता है ट्रेड रिलेशनशिप, है ना। तो एक ही बहुत ही डेवलप्ड ट्रेड रिलेशन का प्रमाण, गुरिल्ला का भी प्रमाण हमें मिला है लोथल से। गुरिल्ला भी मिस्र, इससे पता लगता है मिस्र से लोथल का बहुत ही घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, या वहां से व्यापार जरूर होता था लोथल के बंदरगाह से, है ना। तो और इसके अलावा 2350 बीसी का एक अभिलेख हमें मिला है, एक स्क्रिप्ट हमें मिला है, स्टोन स्क्रिप्ट। यह हमें मिला है मेसोपोटामिया से, जो अक्कार राजा का है, जिसको सरगौन अभिलेख कहते हैं। इस अभिलेख का नाम है सरगौन अभिलेख, जो 2350 बीसी का है। और इस अभिलेख में लिखा है कि दिलमन, माकन और मेलुहा के जहाज उनके यहाँ लंगर डालते थे। तो दिलमन की तुलना की गई है बहरीन से, माकन की तुलना की गई है मकरान से,
और मेलुहा की तुलना सिंधु सभ्यता से की गई है। तो सिंधु सभ्यता के एक और नाम आप लोग जाने, क्या? मेलुहा। मेलुहा इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही कहा जाता था। और इस अभिलेख से भी पता लगता है कि मध्य एशियाई देशों के साथ भारत का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। और सबसे अधिक जो ट्रेड होता था वो विलासिता संबंधित वस्तुओं का होता था, लग्जीरियस गुड्स का। विलासिता संबंधित वस्तुओं का सबसे अधिक व्यापार होता था, लग्जीरियस गुड्स का व्यापार होता था। यहाँ से मसाले जाते थे, वस्त्र जाते थे, अनाज जाता था, सोना जाता था, आभूषण जाते थे, है ना, उसका निर्यात किया जाता था, कई चीज आयात भी किए जाते थे, है ना। इसके प्रमाण हमें मिले, है ना। तो जितने भी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट, जैसे मोहनजोदड़ो है, मेसोपोटामिया के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, वहीं से व्यापार होता था मेसोपोटामिया के साथ। लोथल से मिस्र के साथ भी घनिष्ठ व्यापारिक संबंध का संकेत मिलता है। इस तरह जितने भी पोर्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी बंदरगाह हैं, ठीक है। तो और सबसे अधिक अगर पूछेगा प्रश्न कि सबसे अधिक व्यापार किन वस्तु का होता था, तो विलासिता संबंधित वस्तु का, लग्जीरियस गुड्स का होता था। और व्यापार संतुलन जो था, ट्रेड बैलेंस, वो हड़प्पा वासियों के पक्ष में था। ट्रेड बैलेंस किस पर स्थिति को कहते हैं? जब कच्चे माल का निर्यात हो और तैयार माल का आयात हो तो ट्रेड बैलेंस पक्ष में नहीं होता। लेकिन अगर कच्चे माल का आयात हो और तैयार माल का अगर निर्यात करता है तो ट्रेड बैलेंस पक्ष में होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ट्रेड बैलेंस हड़प्पा वासियों के पक्ष में था। अब हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा वासी जो थे वो आयात जो करते थे कच्चे माल का, रॉ मटेरियल्स का, वो कहाँ से करते थे? जैसे कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर, तांबा जो है वो खासकर राजस्थान के खेतरी के खान से और बलूचिस्तान से तांबे का आयात किया जाता था। चांदी कहा जाए तो ईरान और अफगानिस्तान से चांदी का आयात किया जाता था। गोल्ड का आयात जो था भारत में कोलार के खान से और ईरान से गोल्ड का आयात किया जाता था। सीसा का आयात अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। फिरोजा ईरान से किया जाता था, अफगानिस्तान से किया जाता था। लाजवर्त पत्थर जो है बदख्शां से किया जाता था। इसका बदख्शां मध्य एशिया में इंपॉर्टेंट साइट है बदख्शां, वहां से लाजवर्क मणि, ये कीमती पत्थर है। और सीप का लोथल, बालाकोट, कश्मीर, इन जगहों से सीप का आयात करते। नॉर्मली रॉ मटेरियल्स का आयात किया जाता था और तैयार माल का निर्यात इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग करते थे। सबसे अधिक विलासिता संबंधित वस्तुओं का निर्यात होता था। तो आप देखिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्ष से एक एक्सेलरेशन की स्थिति, अर्थव्यवस्था के त्वरण की स्थिति दिखती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसलिए तो ये एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी, एक नगरीय सभ्यता थी। आज हम लोगों ने देखा सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था को, इसके डिफरेंट पहलुओं को देखा, डिफरेंट पहलुओं को जाना, और यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।